तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का, जो कि आप लोग जानते हैं क्लास 11th के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट होने वाला क्लास 11th में एडमिशन के लिए, जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि सोशल साइंस का कब कराएंगे। तो फाइनली आज इकोनॉमिक्स का VVI क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। और इससे पहले मैं बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग एक पोल करवाया था, जिसमें आप लोग को पूछे थे कि क्या सोशल साइंस के लिए मैं सिर्फ MCQ करवाऊँ या थ्योरी के साथ MCQ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट लगभग 70% ने कहा सिर्फ MCQ करवाए, 30% ने कहा कि थ्योरी प्लस MCQ करवाए। तो मैं 70% ज़्यादा वोट जिसमें आया, तो उसी के अनुसार मैंने MCQ करवा रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी भी कराना जरूरी है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, मैं आप लोग थ्योरी कराऊंगा। चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के पढ़कर आप लोग जो है GNB में सिलेक्शन हो सकते हैं। तो अदर वीडियो के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आप लोग एक प्लेलिस्ट बना दिए गए, जिसमें आप लोग नवोदय का संपूर्ण तैयारी उसमें करवाया जा रहा है। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, देखिए, वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास डैश कहलाता है। और मैं बता दूं, सबसे पहले वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ज़बरदस्ती लाइक करना, लेकिन पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान मतलब कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है, एंड फ्यूचर मतलब कि आने वाला जो कल होगा, आने वाला भविष्य होगा, उसके उपयोग के लिए जो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे जल हो गया, हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारा कुछ आसपास में हम लोग जो भी प्रकृति के तौर पर मिल रहा है, वो क्या प्राकृतिक संसाधन है, को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना। कहा जा रहा है कि हम लोग आज के दौर में प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखना और साथ ही साथ ये देखना है कि भविष्य में भी वो प्राकृतिक संसाधन बना रहे, ताकि भविष्य के आने वाले जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो भी आज के प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर सके। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये यदि हम लोग बचाएंगे नहीं तो फिर आने वाला पीढ़ी इसको कैसे यूज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास करना, आर्थिक विकास करना, वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना, ये क्या कहलाता है? तो इसी को बोला जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नियोजित विकास तो नहीं होगा, मानव विकास सूचना का नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इसको बोला जाता है सतत पोषणीय विकास, जो कि वर्तमान में हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधनों को यूज तो कर ही रहे हैं, और हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि भविष्य में भी इसको बचाया जा सके और भविष्य के लोग भी इसको यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन आप लोग को जो है कम कीमत पर, देखिए, कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों को पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है BMI बॉडी मास इंडेक्स, सेकेंड ऑप्शन है PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, GNI सकल राष्ट्रीय आय, या HDI मानव विकास सूचकांक। ये एक क्वेश्चन से मैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। तो आप लोग को ध्यान देने वाली बात यही है कि देखिए, इसमें BMI का फुल फॉर्म इसमें पता चल गया, बॉडी मास इंडेक्स होता है, PDS का फॉर्मूला पता चल गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, GNI का। इस तरह से एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन बताते चलूंगा। तो आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है। बहुत कोई सोचेंगे सिर्फ मैं इसका PDF ले लूंगा और आप पढ़ लूंगा, तो PDF पढ़ने से उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप लोग वीडियो देखने से फायदा पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना, जिससे गरीब लोगों को मदद मिलता है। तो वो क्या कहलाता है, बताइए, कौन करता है ऐसा काम? ऐसा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या करता है कि गरीब लोगों को अनाज वगैरह जो है क्या है, कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले औसत आय मतलब क्या होता है? औसत आय होता है देश की जो कुल आय होता है, देश की जो कुल आय होता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुल जनसंख्या से। ठीक है, कुल जनसंख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो जो आता है वही हमारा औसत आय होता है। और उस औसत आय को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जाता है, मतलब कि औसत आय का और दूसरा क्या नाम है, उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, वैसा क्वेश्चन आ गया ना, BMI का मतलब क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या आ जाता है, BMI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पता करना है। बिल्डिंग मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मैन इंडेक्स, या मैन इंडेक्स बनाए, क्या होगा BMI का फुल फॉर्म? BMI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा नहीं है? सार्वजनिक सुविधा यहाँ बोलने का मतलब कि कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो कि सरकार द्वारा हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता। ठीक है, सरकार द्वारा नहीं ये चलाया जाता वो चीज़, तो वो है सार्वजनिक सुविधा, मतलब सरकार द्वारा सुविधा नहीं दिया जाता। पहला ऑप्शन है बिजली, सड़कें और पुल, निजी स्कूल, सरकारी अस्पताल। क्या होगा बताइए? बिजली तो सरकार द्वारा दिया जाता है, सड़कें और पुल भी सरकार द्वारा ही हम लोगों को करवाया जाता है, बनाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। सरकारी अस्पताल क्या, सरकार द्वारा ही, सरकारी अस्पताल लिख दिया मतलब कि सरकार द्वारा ही इसका जो है मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ किया जाता है। लेकिन निजी स्कूल जो है वो तो किसी एक आदमी के ऊपर ये रहता है ना। निजी स्कूल क्या सरकार के द्वारा थोड़ी चला जाता है, सरकारी स्कूल रहता तो सरकार के द्वारा
द्वारा चला जाता है, लेकिन निजी स्कूल क्या है, वो पब्लिक स्कूल हो गया, वो सरकार के द्वारा, उस पर सरकार का अधिकार नहीं है। तो निजी स्कूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा था सार्वजनिक सुविधा नहीं है, तो यही निजी स्कूल जो है इसको सार्वजनिक सुविधा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जाए, दुनिया भर के देशों में जीवन की गुणवत्ता को मापने का एक अच्छा तरीका, देखिए अच्छा तरीका बोल रहा है, जीवन को मापने का एक अच्छा तरीका उनके डैश की तुलना करना है। किसकी तुलना करना है, मानव पावर, मनी पावर, कि क्या सिर्फ हम लोग मनी को देखकर अच्छा बता सकते हैं कि वो जो देश है वो बहुत अच्छा गुणवत्ता है, मतलब कि उस देश विकासशील है, विकसित है, क्या हम लोग सिर्फ मनी के द्वारा बोल सकते हैं, या मानव विकास सूचकांक, या सकल राष्ट्रीय आय, या सतत विकास। तो इसका आंसर जो होगा, दुनिया भर के देश के बारे में बात कर रहा है, मतलब जितने भी देश दुनिया में, किसी दो देशों को यदि हम लोग तुलना करेंगे तो किसके द्वारा हम लोग तुलना कर सकते हैं, कौन सा देश बेहतर है दूसरे देश की तुलना में, तो वो होता है हम लोग का सबसे अच्छा जो होता है, सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा जो है मानव विकास सूचकांक, इसको HDI बोला जाता है। ठीक है, HDI, जिसका आप लोग का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में जानेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके द्वारा ही हम लोग किसी दो देशों के बीच या बहुत सारे देशों के बीच हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश दूसरे देश की तुलना में अच्छा है, विकसित है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो मनी पावर है, मनी पावर क्या सिर्फ विश्व बैंक देखता है मनी पावर, जैसे विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार आप लोग पढ़े होंगे, विश्व बैंक क्या देखता है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखता है। लेकिन जो आप लोग का मानव विकास सूचकांक है, जो कि HDI है, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक, जो UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक, वो सिर्फ आप लोग का मनी पावर नहीं देखता, बल्कि शिक्षा स्तर भी देखा जाता है और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। ठीक है, लेकिन विश्व बैंक जो होता है वो क्या चीज़ देखता है, वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखता है। और प्रति व्यक्ति आय से ये क्या करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिस विश्व बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये क्या देखता है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय। और जिसका प्रति व्यक्ति आय 2019 में देखता है कि जिसका प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में यदि 49,300 से ज़्यादा है, या 49,300 इससे ज़्यादा है, US डॉलर 49,300, 49,300 से यदि ज़्यादा है, तो उसको बोला जाता है विकसित देश, उच्च आय वाले देश। और यदि आप लोग का $2,500 से कम है तो उसको बोला जाता है निम्न आय वाले देश। और जो हमारा भारत है उसका प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक के अनुसार जो है US डॉलर में हमारा 6700 है। ठीक है, $6,700 है एक साल के अंदर प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये विकासशील देश इसलिए कहा जाता है। तो ये सारा कुछ आप लोग डेटा जो है याद रखना होगा, ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित डेटा है, जो कि 2019 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत कुछ बता दिए इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आप लोग वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारा लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SED का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो SED का फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में पता कर लीजिए क्या होगा, मैं आप लोग को हिंदी में बता देता है। SED का जो फुल फॉर्म होता है वो सतत आर्थिक विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। UNDP, देखिए UNDP के बारे में अभी बताया, UNDP सिर्फ हमारा प्रति व्यक्ति आय ही नहीं देखता, बल्कि साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति भी देखता है। ठीक है, लेकिन विश्व बैंक क्या देखता है, सिर्फ विश्व बैंक सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखता है। तो यही पूछा जा रहा है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, मतलब HDR के बारे में बात कर रहा है। UNDP द्वारा प्रकाशित होता है HDR, जिसमें आप लोग सिर्फ साक्षरता दर नहीं देखता है, स्वास्थ्य की स्थिति नहीं देखता, बल्कि और क्या चीज़ देखता है, स्वास्थ्य साक्षरता दर तो देखता ही, ये स्वास्थ्य की स्थिति भी देखता है, और क्या चीज़ देखता है वो हमसे पूछा जा रहा है कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट HDR आप लोग का साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और डैश के आधार पर देशों की तुलना करती है। और क्या चीज़ देखता है, वो प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 3 चीज़ देखता है UNDP द्वारा प्रकाशित जो मानव विकास सूचकांक है, वो देखता है साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय उस देश में किस तरह से है। बाकी विश्व बैंक जो है सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से ही वो मतलब कि पता करता है कि कौन सा देश विकसित हो कौन सा नहीं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा अच्छा तरीका है किसी देश को विकसित या विकासशील देखने के लिए। सबसे अच्छा तो देखिए UNDP द्वारा जो प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, उसी के मुझे तो यही लग रहा है अच्छा, क्योंकि इसमें साक्षरता दर भी देखा जा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति भी देखा जा रहा है, और प्रति व्यक्ति आय भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसमें मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, विश्व बैंक द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है वो खराब क्यों है, क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति आय सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी देश का विकास विकसित है या नहीं वो देखने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए मैं 10 लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिएगा प्रति व्यक्ति आय से क्या होगा। 10 लोगों में मान लीजिए 8 लोग जो है मंथली का मान लीजिए 50,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और 2 लोग जो है, नहीं सॉरी 2 लोग बोल दीजिए इसको, 2 लोग जो है वो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं। जो 8 लोग हैं वो मान लीजिए महीना का जो है, महीना का आप लोग मान लीजिए 5,000 से भी कम कमा रहे हैं, 5,000 से भी कम कमा रहे हैं। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रति व्यक्ति आय तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या इसको विकसित बोला जा सकता है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से हम लोग
ये नहीं पता कर सकते हैं कि उसमें देखिए 2 ही लोग तो 50,000 कमा रहा है ना, बाकी 8 लोग तो 5,000 से भी कम है। मतलब कि ये 8 लोग क्या है, ज़्यादा लोग गरीब है और कम ही लोग अमीर है। तो इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो विकसित है? विकसित नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, विकास मानदंड में डैश शामिल है, क्या शामिल है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आय, दूसरा ऑप्शन है समान उपचार, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, या चौथा ऑप्शन ये सभी। आप लोग को देख कर ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि इसका आंसर ये सभी होना चाहिए, लेकिन ये सभी नहीं होगा, क्योंकि विकास मानदंड में जो मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ हम लोग का ये होता है, अभी तो बताया मैंने कि स्वास्थ्य स्तर और साक्षरता भी मायने रखता है, लेकिन मेन चीज़ जो हम लोग बुक में हम लोग पढ़े हैं कि मेन चीज़ जो मायने रखता है, विश्व बैंक द्वारा भी वो है, तो वो चीज़ है हमारा समान आय। ज़्यादा इनकम होगा तो हम लोग उसको ज़्यादा विकसित बोल सकते हैं, कम आय होगा तो कम विकसित बोल सकते हो। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखे थे, और उसमें भी प्रति व्यक्ति आय का तो जिक्र किया ही गया था। यूएनडीपी द्वारा जो प्रकाशित मानव की सूचकांक, उसमें भी आय का भी मानदंड था। मतलब विकास मानदंड में सबसे जरूरी जो है वो आय को देखा जाता है, तो आय इसमें शामिल होगा। ठीक है, समान उपचार इसको हम लोग नहीं बोल सकते, स्वतंत्रता भी नहीं बोल सकते, और ये दोनों नहीं हो तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका आय सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा, IMR का अर्थ क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा। तो IMR इसका फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में पता कर लीजिएगा क्या होगा। ये मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर बता दे रहा हूँ, और आप लोग का अभी मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, शिशु मृत्यु दर। अब आइए देखिए, शिशु मृत्यु दर जब आ ही गया इसका आंसर में, तो शिशु मृत्यु दर को भी समझ लिया जाए। ठीक है, यदि आप लोग चैप्टर पढ़े तो आप लोग को ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो चैप्टर सही से नहीं पढ़े या फिर भूल गए होंगे तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि प्रति वर्ष जो है ना, 1 साल के अंदर जैसे प्रति 1000 बच्चों को देखा जाता है, प्रत्येक 1000 बच्चों को, ठीक है, 1000 बच्चों को 1000 जन्म लेने वाले बच्चों को देखा जाता है, जीवित जन्म लेने वाले बच्चे। ठीक है, 1 साल में प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर यदि मर गए तो उसी को बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल भी नहीं जी पाते, 1 साल के अंदर ही वे जो है मर जाते हैं। प्रति 1000 जो जीवित बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनमें देखा जाता है, प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसी बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। तो बताए शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा उतना ही तो अच्छा होगा ना उस देश के लिए या उस राज्य के लिए या उस जगह के लिए, क्योंकि शिशु मृत्यु दर क्या बता रहा है कि 1000 बच्चों में, मान लीजिए 1000 बच्चों में 50 बच्चे शिशु मृत्यु दर मान लीजिए 50 है, मतलब कि 1000 बच्चों में 50 बच्चे मर ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो साबित कर रहा है कि वहाँ हो सकता है स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा बहुत खराब होगा। यदि 2 बच्चे मर रहे हैं तो हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, जहाँ 2 बच्चे मर रहे हैं वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति जो है ठीक ठाक है, इसलिए वहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, और ये कम ही होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर यदि बच्चे मर जा रहे हैं, क्योंकि तो वहाँ के समझ सकते हैं शिशु मृत्यु दर सही नहीं है, या आप लोग का जो है स्वास्थ्य की स्थिति है वो सही नहीं है, तो वहाँ पर जो अस्पताल वगैरह है उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो शिशु मृत्यु दर हमेशा कम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है IMR का क्या अर्थ है, तो वो मैंने बता दिया, शिशु मृत्यु दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जा रहा है भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए विकास का लक्ष्य क्या है। तो आप लोग देखिए विकास चैप्टर में आप लोग क्या पढ़े कि विकास का लक्ष्य जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और आप लोग का एक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और है, दूसरे व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और है। तो मतलब दोनों के बीच विरोध भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो विकास का लक्ष्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो विकास का लक्ष्य नहीं भी हो सकता, वो उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ऐसा आप लोग चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भूमिहीन कृषि जो है, कृषि श्रमिक जो है उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए में है फसलों के लिए उच्च मूल्य, ऑप्शन बी में काम के अधिक दिन, सस्ता श्रम, प्रदूषण मुक्त वातावरण, क्या होना चाहिए। ठीक है, भूमिहीन कृषि है, मतलब कि उसके पास तो ना तो भूमि है, मतलब उसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो अपना फसल तो उगा नहीं पाएगा। मतलब फसल के लिए उच्च मूल्य तो उसको चाहिए नहीं, क्योंकि फसल उगाएगा नहीं तो कहाँ से उसको फसल का उच्च मूल्य मिलेगा। काम के अधिक दिन, हाँ ये सही ऑप्शन है, क्योंकि उसको काम का अधिक दिन मिले और साथ ही साथ अच्छा वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक है, काम के लिए अधिक दिन मिले, वो चाहेगा कि हमको डेली काम मिले और साथ ही साथ जो अच्छा वेतन है वो भी मिले, वही मेरा विकास का लक्ष्य है, ताकि मैं अपना जीवन यापन जो अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे जरूरी विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि काम का अधिक दिन मिले और साथ ही साथ अच्छा वेतन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे हम लोग के लिए भी तो विकास का अलग अलग लक्ष्य है ना। मान लीजिए मेरा विकास का लक्ष्य है कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकूं ताकि जो है वो फ्यूचर में अच्छा कर सके, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि उसको टॉप से टॉप चीज़ें भी पढ़ाऊं। लेकिन आप लोग के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा कि इजी पढ़ाई हो ताकि मेरा मार्क्स जो है अच्छा आ सके। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है, ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। बाकी आप लोग इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट में आप लोग बताऊंगा उस तरह क्वेश्चन भी, उसमें आप लोग समझाऊंगा। डैश के लिए विकास का अर्थ अलग है, तो अभी तो बताया कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ जो है अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप लोग एक चीज़ पढ़े थे, एक आप लोग का बॉक्स टाइप में पढ़े थे, जिसमें आप लोग हरियाणा, केरल और बिहार के बारे में जाने थे कि किसका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, किसका कम है, किसका शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, वो सब कुछ जो है उस टेबल में पढ़े थे। आप लोग याद होगा तो अच्छी बात, अदरवाइज फिर आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैं यहाँ बताने वाला हूँ ही, तो प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं उठता। हरियाणा, केरल और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। यहाँ पर बता दें, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन सकता है कि कम सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश ये राज्य कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो बिहार है। ठीक है, तीनों में यदि कंपेयर करेगा और तीनों का ही बात किया जाएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा वो तीनों से रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि आप लोग का जो बुक में दिया हुआ है तीनों राज्य के बारे में ही दिया गया। ठीक है, हरियाणा, केरल और बिहार। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन सा राज्य है, तो वो आप लोग का बिहार है, ये तीनों में। ठीक है, हरियाणा, केरल और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो बिहार है। तो बोला जा रहा है यह दिखाता है कि क्या दिखाता है, ये चीज़ क्या दिखाता है कि जो बिहार कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वो क्या दिखाता है, वो हम लोग से पूछा जा रहा सवाल में। तो पहला ऑप्शन है बिहार में उच्च जीवन स्तर है। उच्च जीवन स्तर कैसे हो सकता है बताइए। केरल में कम लोग कमा रहे हैं, महाराष्ट्र में धनी लोगों की संख्या अधिक है, या औसतन बिहार में लोगों की आय कम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिहार में उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर कैसे हो सकता है, जब प्रति व्यक्ति आय ही कम है, वहाँ पे लोग कम ही कमा रहे, तो जीवन स्तर उच्च कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है। केरल में लोग कम कमा रहे हैं, केरल के बाद क्या आंसर आ गया, केरल तो अधिक कमा रहा, तभी तो बिहार से जो है अच्छा प्रति व्यक्ति आय है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में धनी लोगों की संख्या अधिक है, यहाँ महाराष्ट्र के बाद कहाँ किया गया, यहाँ तो केरल, हरियाणा और बिहार के बाद किया गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी बचा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसतन बिहार में लोगों की आय कम है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय कम है, मतलब क्या औसतन, उसको औसत आय भी बोला जाता है। जो औसत हमारा बिहार के एक आदमी कमा रहे वो बहुत ही कम है, जिसके कारण से है प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा जा रहा है, विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय की गणना किस मुद्रा में की जाती है। देखिए विभिन्न देशों के बारे में बोला जा रहा है, हम लोग का भारत देश के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ रुपये चलता तो हम लोग रुपये के टर्म में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या होगा बताइए। ऑप्शन 1 में रुपये, पाउंड, US डॉलर या कैनेडियन डॉलर। तो इसका आंसर होगा US डॉलर। US डॉलर क्या होता है आप लोग पता होगा कि $1 जो होगा, $1 जो होता है US डॉलर। ठीक है, इसे $1 से आप लोग किसी भी देश में जाएंगे तो समान मात्रा में आप लोग जो है सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब सामान इक्वल अमाउंट में आप लोग जो है जो आप लोग वस्तु वगैरह है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब $1 से यदि आप लोग खरीदना चाहेंगे इंडिया में कुछ चीज़, तो मान लीजिए जितना भी खरीदे उतना ही चीज़ यदि आप लोग दूसरे देश में भी खरीदेंगे तो $1 में उतना चीज़ खरीद सकते हैं। यही हम लोग बताता है कि US डॉलर जो है इस चीज़ का। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना किस मुद्रा में की जाती है, तो US डॉलर आप लोग को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं तो और भी बहुत सारा जानकारियाँ दे देता हूँ, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन में है वो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना आवश्यक है। ये चीज़ आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ये चीज़ आप लोग का रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सोशल साइंस है। ये मैं नहीं तो अदरवाइज मैं कहीं भी रटने के लिए तो बोलता नहीं हूँ मैथ साइंस वगैरह में, लेकिन ये सोशल साइंस, इसमें तो आपको रट के रहना होगा, आप लोग का जो है याद होना चाहिए। ठीक है, देश लेकिन समझ कर याद रखेंगे तो अच्छी तरह का तरीके से आप लोग को याद रहेगा। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। देखिए ये चीज़ यदि आप लोग समझा हुआ रहता है तो आप लोग कोई चीज़ में रटने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देश की कुल आय जो है उसको डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से, तो वो क्या मिलता है, वही तो हम लोग को प्रति व्यक्ति आय मिलता है ना। तो देखिए ऑप्शन 1 में प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रीय आय, तीसरा ऑप्शन में औसत आय, चौथा ऑप्शन में कुल आय। तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। लेकिन मैंने और एक चीज़ बताया था कि प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग औसत आय बोलते हैं, या औसत आय को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, मतलब दोनों सेम चीज़ है, प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय है। तो ऑप्शन 1 भी होगा, ऑप्शन 3 भी होगा। ये ऑप्शन किस में बताइए, यहाँ देखिए ABCD में देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में देखिए 1 और 3। तो 1 और 3 ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर की ओर चलते। केरल की प्रति व्यक्ति आय, इसमें मैं बता दूं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने ये बताया ही नहीं कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूं। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का विकास है, डेवलपमेंट, इसमें 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट VVI, इतना कर लेंगे तो और इस चैप्टर से करने की जरूरत नहीं, इतना ही मतलब जितना करवा रहा हूँ उसी से आएगा, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए केरल की प्रति व्यक्ति आय डैश की तुलना में अधिक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें क्या था, केरल था, हरियाणा था और बिहार था, वो तीनों के ही बारे में पूछा जाएगा। तो केरल की प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक है, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन पंजाब, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें हम लोग पंजाब के बारे में पढ़े नहीं थे, गुजरात के बारे में पढ़े नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन ए सही जो होगा बिहार। ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन गया बिहार के बारे में कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम था, या फिर इससे ये भी, और इसको क्या समझ सकते हैं बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है तो, और इसमें ये क्वेश्चन बन गया केरल के प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक है। ठीक है, हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय किससे अधिक है, इस तरह से भी आप लोग पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए बिहार सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। केरल की प्रति व्यक्ति आय किसकी तुलना में कम है? देखिए ये चीज़ पूछा जा रहा है, उसी आप लोग का जो बॉक्स था केरल, हरियाणा और आप लोग का जो बिहार है, उसी से पूछा जा रहा है केरल की प्रति व्यक्ति आय किससे कम है। ठीक है, किसकी तुलना में कम है? केरल की प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसकी तुलना में कम है? कम तो यहाँ पर कम तो नहीं है, ऑप्शन में देना चाहिए हरियाणा। हरियाणा का जो प्रति व्यक्ति आय था वो केरल से अधिक था, मतलब उसी से वो कम था, लेकिन वैसा ऑप्शन में तो यहाँ 17 में वैसा ऑप्शन दिख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, बिहार तो कम था, झारखंड भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी, मतलब पंजाब से ही जवाब होगा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा एक ही साइड में आप लोग रहता है, तो उसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल से कहीं अधिक है। ठीक है, तो केरल की प्रति व्यक्ति आय किसकी तुलना में कम है? तो यहाँ आंसर जो है पंजाब से ही जवाब होगा, हरियाणा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में हरियाणा रहेगा, आप लोग टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ताकि आप लोग किसी तरह कन्फ्यूजन ना रहे। 18 की ओर चलते, प्रति व्यक्ति आय क्या छुपाती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। असमानता, औसत आय, कुल जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या छुपाता प्रति व्यक्ति आय? असमानता छिपाता है। अभी मैंने बताया ना, एक एग्जाम्पल दिया था 10 लोगों का, जिसमें बताया था कि 2 लोग जो है 50,000 कमा रहे हैं और 8 लोग जो है 5,000 से भी कम कमा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ छिपा रहा है? असमानता छिपा रहा है ना। प्रति व्यक्ति आय तो आप लोग को अधिक दिखेगा कि प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ, हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी जीवन व्यतीत कर रहा होगा, सबको अच्छा कमा रहा होगा और अपना जीवन जो है अच्छी तरह से बिता रहा होगा। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2 ही लोग अच्छा कमा रहा है और 8 लोग जो है कम कमा रहा है। तो 8 लोगों का जीवन तो बहुत दुखद है। 5,000 से भी कम आप लोग कमा रहा मंथली, और ये 2 लोग जो है वो बहुत अमीर है, क्योंकि 50,000 से भी अधिक कमा रहा। तो इनका जीवन तो अच्छा चल रहा होगा, लेकिन इनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा। तो ये क्या चीज़ छिपाता है? प्रति व्यक्ति असमानता ही तो छिपाता है। दोनों में कितना असमान है, इन लोगों में और इन लोगों में बहुत ज़्यादा असमान है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये क्या चीज़ छिपा रहा है? असमानता छिपा रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तो आप लोग अधिक दिखेगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक दिखेगा, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, वहाँ अच्छे कमाने वाले लोग हैं। लेकिन असलियत में ऐसा है? असलियत में ऐसा नहीं है। 2 ही लोग अच्छे कमा रहे हैं और 8 लोग जो है पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और ये 2 क्या है, उसको अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा जा रहा है? समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या क्या कहलाती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। समान आयु वर्ग होना चाहिए, मतलब एक समान जो है एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उसका जितना भी कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, उसके रूप में स्कूल में जाने वाले बच्चों कितने, उसमें से कितने स्टूडेंट जो है, मान लीजिए मैं 7 साल के बच्चों की बात किया जाए, मान लीजिए मैं 10 साल के बच्चों की बात किया जाए, 7 नहीं 10 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ मान लीजिए, तो 10 साल के बच्चों में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है शुद्ध या निवल उपस्थिति का अनुपात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा जा रहा है? किसी देश का विकास सामान्यतः उसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। किसी देश का जो विकास है, तो क्या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा सिर्फ होता है, या औसत साक्षरता दर, या अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताइए? किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही जो होगा, 20 का ऑप्शन ए सही जो होगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहा जा रहा है? देश के विकास के बारे में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी के लिए विकास का लक्ष्य जो है दूसरे के लिए विकास का लक्ष्य नहीं भी होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लड़की का विकास का लक्ष्य ये चीज़ है कि लड़की चाहती है कि क्या चाहती है कि वो भी अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कर सके, और एंड साथ ही साथ वो भी स्वतंत्र रूप से, जिस तरह उसका भाई घूम रहा है उस तरह स्वतंत्र रूप से वो भी घूम सके, और साथ ही साथ उसका भाई भी उसके कामकाज में हाथ बटा सके। ये हो सकता है एक लड़की का विकास का लक्ष्य। लेकिन लड़का के लिए क्या हो सकता है? लड़का को ये चीज़ पसंद भी नहीं आएगा कि मैं भी काम करूंगा या फिर मैं भी हाथ बटाऊंगा, तो लड़का के लिए फिर विकास का लक्ष्य अलग हो गया। तो ये बोला जा रहा है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है। तो ये चीज़ तो होता ही है, ठीक है, लेकिन लड़का को भी काम करना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई कृषक है जिसका ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, और जो उद्योगपति है, ठीक है, उद्योगपति क्या चाहेगा कि बहुत सारा डैम बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जा सके। तो उसका विकास के लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाया जा सके और बिजली उत्पादन किया जा सके। बिजली उत्पादन जितना ज़्यादा होगा उतना वो उसका मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन किसान क्या करेगा? किसान चाहेगा ना कि डैम कम बनाया जाए, क्योंकि डैम बनाने से क्या होगा, बहुत सारा जो उसका खेत वगैरह वो जलमग्न हो सकता है, तो वो कृषि नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए विकास का लक्ष्य वो चीज़ नहीं है, उसके लिए वो विनाशकारी हो जाएगा। जो उद्योगपति के लिए विकास का लक्ष्य है वो किसान के लिए वो विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि उसका जो खेत वगैरह है सारा जल से भर जाएगा। तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या हो जाएगा किसान के लिए कि छोटा मोटा जो डोभा वगैरह या तालाब वगैरह खुदवा दिया जाए ताकि उसका सिंचाई की व्यवस्था हो सके। तो देखिए दोनों में क्या हो गया, दोनों में विकास का लक्ष्य अलग अलग हो गया। इसके लिए जो विकास का लक्ष्य है इसके लिए
लिए वो विनाशकारी हो गया किसान के लिए, उद्योगपति के लिए जो विकास का लक्ष्य वो किसान के लिए आप लोग क्या हो गया, विनाशकारी हो गया। तो यहीं पे यही चीज़ समझाया जा रहा है कि अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है, ठीक है। सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मार्ग प्राप्त किया जाना चाहिए, यह यहाँ चर्चा की जा रही अवधारणा की व्याख्या करें तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए में है सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय विकास या आर्थिक विकास। क्या होगा आप लोग को बताइए, 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, राष्ट्रीय विकास। कैसा लग रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना ही चाहिए। वैसे ये सोशल साइंस का वगैरह अदरवाइज आप लोग ये मैथ और साइंस का देखिएगा तो और उसमें मज़ा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में डैश है, जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा उच्च आय वाले देश है। जैसे मैंने विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बताए थे कि उच्च आय वाले देश क्या किसको बोला जाता है, जहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय US डॉलर में क्या कितना बताए थे कि 49,300 से अधिक हो, ठीक है। 49,300 US डॉलर से यदि अधिक हो तो उसको बोला जाता है उच्च आय वाले देश। एंड निम्न आय वाले देश और कम आय वाले देश या निम्न आय वाले देश किसको बोला जाता है, जहाँ का US डॉलर जो है आप लोग का 2500 डॉलर से कम हो, 2500 डॉलर से कम हो तो उसको निम्न आय वाले देश यानी कम आय वाले देश बोला जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन से आप लोग कितना सारा क्वेश्चन आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में क्या है, अधिक विकसित होगा ना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या ज्ञात होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि कुल आय को जब कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय, अरे उसी को बोला जाता है आप लोग को औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कहा जाए, 7 साल और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो इसी को बोला जाता है साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब क्या होता है कि 7 साल से अधिक, 7 साल या 7 साल से अधिक आयु वर्ग में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है साक्षरता दर। समझ गए, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का 26 से 50 तक करवाऊंगा। और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग का थ्योरी भी चाहिए या फिर सिर्फ MCQ ही करवाऊँ, ठीक है। अदरवाइज यदि आप लोग थ्योरी नहीं चाहते तो आप लोग थ्योरी पढ़ के आना है। आप लोग सारा चैप्टर का जो नेक्स्ट में आप लोग को 26 से 50 करवाऊंगा ना, तो आप लोग विकास वाला चैप्टर जो पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो और एक बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को मज़ा आएगा, जरूर मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात जैसा कि मैंने एक बताया था ऑलरेडी, देखिए प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो देखिए निवल उपस्थिति अनुपात या शुद्ध उपस्थिति अनुपात बताए थे ना, वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या बताया था, समान आयु वर्ग। समान आयु वर्ग मतलब यहाँ पर जो शुद्ध उपस्थिति अनुपात है ये कितने 14 और 15 वर्ष के बच्चों के लिए ही किया गया था। तो यहाँ पर एज पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है 14-15 किस में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, ठीक है। इसको निवल उपस्थिति अनुपात भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को जो है जानना चाहिए, जानना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन डी से जो होगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। 25 क्वेश्चन करवाएं, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो है दूसरे बच्चे भी कमेंट देखकर इंस्पायर हो सके कि हाँ वीडियो अच्छा बनाते हैं और उन लोग भी देख सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलते हैं 26 से 50 की ओर।